हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिखा एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9 का ट्राइंगल चैप्टर। आई होप आपकी टर्म 1 की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम करेंगे ट्राइंगल के एमसीक्यूज़, बट उससे पहले हम इनके कॉन्सेप्ट को करेंगे क्विक रिवाइज। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, देन टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, देन आइसोसेलेस ट्राइंगल की हम थ्योरम एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट विद द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के साथ। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, तो मैं आपको क्विक रिवीजन इसकी करवा देती हूँ। कोई भी अगर हमारे पास में दो शेप्स हैं, फॉर एग्जांपल वो स्क्वायर है, ट्राइंगल है या कोई भी पॉलीगन है, अगर उसके सारे एंगल्स एंड साइड्स वो इक्वल आ जाते हैं तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों शेप्स इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करती हूँ एंड दूसरी भी यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करती हूँ और इनकी अगर मैं साइड्स को यूँ लिखना चाहूँ, सेम केस मैं यहाँ भी लिख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसके सारे एंगल्स भी इक्वल आएंगे दूसरी फिगर के साथ और इसकी साइड्स भी इक्वल आएंगी। तो ऐसी फिगर्स जो हमारे पास में होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो हम इसमें ट्राइंगल का मेन केस लेके चलेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एस की बात करते हैं। यहाँ से एस का मीनिंग है साइड और ए का मतलब है एंगल। अगर मेरे पास में कोई दो ट्राइंगल्स की बात करी जाए जिसमें कोई दो साइड्स, जैसे यहाँ पे 4 हो और इधर 4 हो, यहाँ 2 सेंटीमीटर की लाइन हो और इधर 2 सेंटीमीटर की लाइन हो एंड मिड में एक एंगल आ रहा हो, तो ऐसे वाले हमारे जो ट्राइंगल होते हैं वो ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी के साथ में इक्वल हो जाते हैं। और इनके लिए आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी नेमिंग दे देती हूँ PQR और इधर भी दे देती हूँ मैं DEF, अब इनके नेम्स कैसे लेने हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात होएगी। अगर आपने नेम्स को कुछ उलट पलट कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप PQ लाइन लेके चलें तो PQ लाइन इक्वल आ रही है यहाँ पर हमारे पास EF के, और सेकंड हमारे पास में जो QR लाइन है वो इक्वल आ रही है FD के, और एंगल जो बीच में आ रहा है वो हमारा है Q और दूसरी तरफ का आ रहा है F। तो तीन चीज़ें तो मुझे मिल गई हैं SAS, लेकिन अब इसका नेम्स कैसे लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास में जो PQR के अगर मैं चलूँ तो PQR ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी का बच्चे ये वाला साइन रहता है, इक्वल के ऊपर हमें ये डालना होता है। और इसके बिल्कुल सामने देखिए ज़रा, PQ के लिए मैं लेके चल रही हूँ EF साइड, तो मेरा ट्राइंगल का नाम भी शुरू होगा E और F के साथ, क्योंकि एंगल बीच में आना है, उधर का Q बीच में आया है और लास्ट में मेरे पास में D साइड थी तो लो जी D। तो ये बेटा आपके पास में ट्राइंगल की नेमिंग आ गई और उनका कॉन्ग्रुएंस रिलेशन आ गया। अब हमारे पास में यहाँ पर बचे हुए पार्ट PRDE, एंगल D, एंगल E, एंगल P और एंगल R हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास में कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। अब वो कैसे इक्वल होंगे और उनका नेम कैसे लेना पड़ेगा, तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे इधर अगर मेरे पास में एंगल P की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैंने एंगल P लिया है और इधर मेरे पास में ट्राइंगल में सबसे पहला नाम E है, तो इसका मतलब एंगल P जो होगा वो एंगल E के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद जो साइड PR है, तो यहाँ से देखो ज़रा, पहले पर P और लास्ट में R है, इधर E और इधर D दिया है। इट मीन्स आपकी जो PR इक्वल टू हो जाएगी ED के। और थर्ड पेयर आपके पास में बनता है एंगल R का। एंगल R आपके पास में लास्ट में लिखा गया है और उधर भी एंगल D आपका लास्ट में लिखा गया है। इट मीन्स आपके पास में ये तीनों पार्ट्स जो हैं क्या हो गए हैं अब इक्वल। बेटा जब भी कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं तो इनके ये जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, और वो किस प्रॉपर्टी की वजह से इक्वल होते हैं उसका नाम है CPCT। CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इसका मतलब ये है कि जितने भी बाकी पार्ट्स बचे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने बन रहे हैं, ऐसे पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। आई होप आपको ऐसे क्लियर हो गया है। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है तो बाकी क्राइटेरिया समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा।
अब मैं कराऊंगी आपको इसके नेक्स्ट 2 क्राइटेरियाज, दैट इज ASA एंड AAS। इस कॉन्सेप्ट्स में बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, दोनों में ही तो एंगल हैं, दोनों में ही एक साइड है। तो चलिए ये वाली दिक्कत भी मैं आपकी क्लियर करती हूँ। तो मेरे पास में ट्राइंगल है यहाँ पे ABC एंड दूसरा ट्राइंगल मैं ले लेती हूँ DEF। सेम वे से मैं इधर भी लेके चलूँगी ABC एंड यहाँ पर भी मैं लेके चलूँगी DEF। अब देखना इसमें कैसा मेजर डिफरेंस है। अगर मान लो मेरे पास में एंगल A दिया है एंगल D के इक्वल, एंगल B दिया हुआ है एंगल E के इक्वल, और साइड जो AB है वो दी हुई है DE के इक्वल, तो ऐसे में देखो एंगल भी मिल रहा है, साइड भी मिल रही है, एंगल भी मिल रहा है, तो ऐसा क्राइटेरिया बन जाता है ASA। लेकिन अगर मेरे पास में एंगल A D के इक्वल दिया हो, B जो है वो E के इक्वल दिया हो, लेकिन जो साइड है वो मेरी ऐसे BC आ जाए और इधर से EF आ जाए, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एंगल और एंगल ये तो साथ में थे लेकिन साइड थोड़ी हट के पड़ी हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बन जाएगा AAS। तो यही इसका मेजर डिफरेंस है। अगर AS क्राइटेरिया है तो एंगल्स के बीच में साइड मिलती है, लेकिन अगर AAS क्राइटेरिया है तो दो एंगल्स तो आपको इकट्ठे मिलेंगे, वो एडजेसेंट एंगल होंगे, लेकिन आपके पास में जो S होगी, जो साइड होगी, वो थोड़ी परे होगी। आई होप ये दोनों ही आपको क्लियर होंगे। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज़ SSS। बहुत ही इजी है ये, क्योंकि इसमें तीनों ही साइड्स हैं। अगर मेरे पास में कोई दो ट्राइंगल्स गिवन हो और उसकी तीनों साइड्स, जैसे एक इसके, सेकंड इसके ले लेते हैं, थर्ड वाली साइड ये ले लेते हैं, तो हमारे पास में अगर तीनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं किसी ट्राइंगल की, तो वो हमारा SSS क्राइटेरिया हो जाएगा। और इसके एंगल्स बेटा हमारे पास में इक्वल ही आएंगे। आई थिंक आपको पता है क्यों आएंगे, CPCT की वजह से। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपना RHS। अब RHS में बच्चे इसको राइट हैंड साइड बोल देते हैं। बेटा राइट हैंड साइड तो कोई ट्राइंगल नहीं होता, इसमें हमारे पास में हर एक जो अल्फ़ाबेट है ये अलग अलग जो है रिप्रेजेंट कर रहा है और स्पेसिफिक है ये। देखो R हमारे पास में राइट एंगल को करेगा रिप्रेजेंट, H हमारा हाइपोटेन्यूज को करेगा, और S हमारी कोई साइड होगी। अब जहाँ पे राइट एंगल आता है, हाइपोटेन्यूज आता है, बहुत से बच्चों को पता होगा कि वो राइट ट्राइंगल होती है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरे पास में ऐसी ट्राइंगल हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा हो और यहाँ पर सबसे लंबी साइड आपको दिख रही है, क्योंकि 90 के बिल्कुल जो ऑपोजिट होती है, जो एंगल आपका 90 बना है, जो मैंने स्क्वायर से लगाया है, वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो साइड है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो मैं लिख लेती हूँ इसको हाइपोटेन्यूज। उसके बाद में आपके पास में नीचे आएगा, आप इसमें थोड़ा सा हेर फेर कर सकते हो, आप इसको परपेंडिकुलर या बेस दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, इसको भी सेम परपेंडिकुलर और बेस दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। और इसकी वजह क्यों है ये वाली, क्योंकि मेरे पास में अगर आप अपनी फिगर को थोड़ा घुमा के देखोगे तो ये इस साइड से भी 90 डिग्री का एंगल ही बना रही है और इस साइड से भी 90 का एंगल ही बना रही है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो हैं वो इंटरचेंज हो सकते हैं, हम उसको परपेंडिकुलर को बेस या बेस को परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। और अगर मेरे पास में कोई ऐसी दो ट्राइंगल्स RHS वाली जिसमें मेरे पास हाइपोटेन्यूज कोई एक साइड के साथ में इक्वल आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ आ गई ट्राइंगल हमारी एक, और एक ट्राइंगल मैं यहाँ ऐसे ले लेती हूँ और इसको ले लेते हैं, इसकी इक्वल 90 का एंगल आपको दिख रहा है, और एक साइड में ये ले लेती हूँ और यहाँ से मैं ये ले लेती हूँ। तो बेटा आपको दिख रहा है हाइपोटेन्यूज भी मिल रहा है, राइट एंगल भी मिल रहा है एक, और साथ में एक साइड भी मिल रही है। तो तीनों चीज़ें हमें मिल गई हैं, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, RHS कॉन्ग्रुएंसी की। तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरियाज हो गए। उसके बाद हमारे पास में थी आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ये वाली। आइसोसेलेस ट्राइंगल को याद रखना है आपको कि इसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या बन जाती है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स अगर हमारे पास ये दो साइड्स इक्वल हैं तो एंगल ये वाले इक्वल आ जाएंगे, और अगर मेरे पास में
ये वाली दो साइड्स इक्वल होंगी, इट मीन्स एंगल ये वाले इक्वल आ जाएंगे। अगर यहाँ पर मेज़रमेंट दिया है 40 डिग्री तो आप आराम से इसका मेज़रमेंट निकाल सकते हो, ये भी 40 हो जाएगा। और बाय चांस आपको थर्ड एंगल निकालने के लिए बोला जाए फिर तो आपको आता ही है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, 180 वाला कॉन्सेप्ट, सबको प्लस करके 180 के सामने रखना एंड देन 40 + 40 80 को 180 में से माइनस कर देना, तो आपका थर्ड एंगल भी यहाँ से निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब मतलब ये हो गया थोड़ा सा ऑपोजिट केस कि अगर मुझे एंगल्स इक्वल दिए हैं, मान लो यही ट्राइंगल नीचे वाली ले लूँ, इसमें एंगल्स इक्वल दिए हैं तो ऑटोमेटिकली ये वाली मेरी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये भी मेरी आइसोसेलेस ट्राइंगल की ही प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज लॉन्गर। अब मान लो मेरे पास में यूं ट्राइंगल है और ये वाला एंगल सबसे बड़ा है, तो ऑपोजिट जो इसकी लाइन ये वाली होगी ये क्या हो जाएगी, लॉन्गर साइड हो जाएगी। और इसी तरह से अगर मेरे पास में लॉन्गर साइड दी हुई है, मीन्स ये दिया हुआ है, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये वाला जो एंगल होगा वो लार्जर आ जाएगा, तो इट मीन्स ये ग्रेटर एंगल हो गया। तो ये वाइस वर्सा है, मतलब आपके पास में अगर ग्रेटर एंगल दिया है उसके ऑपोजिट लॉन्गर साइड, और अगर लॉन्गर साइड दी है उसके ऑपोजिट ग्रेटर एंगल। देन आपको दिया है ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसमें अगर हमारे पास में कोई ट्राइंगल है ABC, तो उसकी कोई भी दो साइड अगर आप लेते हो AB + BC, ये हमेशा ग्रेटर होगी AC से। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। दूसरी बात ये है डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। और अगर मैं इसी की बात करूं कि AB में से BC माइनस किया गया तो ऑब्वियस है ये कम होगा AC के साथ। तो ये आपको याद करना है, कोई भी अगर दो साइड ऐड करी जाती हैं तो वो थर्ड बड़ी होएंगी, और अगर आपके पास में उनका डिफरेंस निकाला गया है, माइनस किया गया है, तो वो थर्ड साइड से लेस होगा। ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट थे जिसको मैंने आपको क्विक रिवीजन करवा दिए। अब चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ, तो लेट्स स्टार्ट इट। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन टू ट्राइंगल्स DEF एंड PQR, इफ DE इज इक्वल टू QR, EF इज इक्वल टू PR, FD इज इक्वल टू PQ, देन। अब यहाँ पर जो जो हमें गिवन है पहले हम वो लिखेंगे। DE इज इक्वल टू QR, देन EF is equal to PR and then FD is equal to PQ। अब कैसे लिखना है ये मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए आपके पास में क्या गिवन है, DE, तो मैं सबसे पहले लिख लूँगी DE इक्वल टू QR। उसके बाद मेरे पास में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, EF दिया हुआ है PR की इक्वल, तो मैं यहाँ पे F लिखती हूँ, तो मेरा यहाँ पे आता है E के बाद F, तो ऐसे लिखना पड़ेगा EF। और PR है तो मुझे यहाँ पे जहाँ R लिखा हुआ है उसके आगे P लगाना पड़ेगा सो दैट PR टाइप बन जाए। अब यहाँ से मेरी ट्राइंगल तैयार है जिसका नाम है DEF और साथ है QRP, लेकिन मुझे ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा, बट मैं इसको रिवर्स से भी तो पढ़ सकती हूँ, FED, तो नाम बन गया FED एंड सेकंड मेरे पास में नाम बन रहा है PRQ, तो PRQ। और अब आप देख सकते हो ये दोनों हमारे पास में प्रेजेंट हैं B पार्ट में, तो इट मीन्स B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको दिया हुआ है BC इज इक्वल टू AB एंड एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री, देन एंगल A इज इक्वल टू। ट्राइंगल बना लेते हैं पहले ABC, फिर देखते हैं कैसे इसका नेम करना है। यहाँ से आप देख सकते हो आपको BC इक्वल दिया हुआ है AB के, तो इनमें कॉमन आ रहा है B, तो हम B को ले लेंगे ऊपर वर्टेक्स में, A नीचे आ जाएगा और C यहाँ आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास में AB और BC इक्वल दिया है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगेगी जहाँ एंगल A और एंगल C हो जाते हैं इक्वल, तो यहाँ से मेरे पास में एंगल A निकालना है, तो मैं इसको x ले लूँगी, इसको भी x ही मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी लग रही है। और दूसरा केस एंगल B मुझे कितना दिया है, 80 डिग्री। अब लगेगा यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल वाला रूल,
तो यहाँ से आपके पास में निकल के आ गया 2x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180। 80 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 गिव्स 100 एंड x इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से C आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। एक आपको 5 सेंटीमीटर दी है, दूसरी आपको 1.5 सेंटीमीटर दी है। लेंथ ऑफ थर्ड साइड पूछ रहा है ऑफ ट्राइंगल्स कैन नॉट बी। तो ध्यान रखना, जहाँ पर क्वेश्चन आपको नॉट में आ जाते हैं तो उसका खास ध्यान रखना है। यहाँ आपको मैंने एक प्रॉपर्टी कराई थी कि जो थर्ड हमारी लाइन होती है वो या तो इनके सम से छोटी होगी या इनके डिफरेंस से बड़ी निकल के आएगी। कुछ ऐसा ही पढ़ा था आपने कि इनका सम हमेशा बड़ा होता है थर्ड साइड से, और हमारे पास में जो इनका डिफरेंस होता है वो लेस होता है थर्ड साइड से। तो इसको अगर मैं बोलूँ तो ये कह सकती हूँ कि अगर प्लस किया जाए तो 6.5, इसका मतलब इससे हमारी साइड छोटी होनी चाहिए, ये साइड छोटी होनी चाहिए। और इनको अगर मैं माइनस करती हूँ तो आंसर मेरे पास में आता है 3.5। इसका मतलब इससे मेरी साइड जो बड़ी होनी चाहिए, थर्ड साइड बड़ी होनी चाहिए। तो देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर सही नहीं है। 3.6 बड़ी आ रही है, 4.1 बड़ी आ रही है, 3.8 बड़ा आ रहा है, 6.9। तो ये गलत हो जाता है क्योंकि मेरा आंसर 6.5 से छोटा होना चाहिए, बट यहाँ 6.9 बड़ा नंबर है। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल इन केस ऑफ। ये आपको बेटा याद रखना पड़ेगा। हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और सेम केस हमारे पास में इसके जो मीडियंस होते हैं, जो इसकी बेस को इक्वली डिवाइड करते हैं, यही ऐसे होते हैं जो इक्वल रहते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास में ऐसी ट्राइंगल है जिसके मीडियंस इक्वल होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास में फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पी एस इज मीडियन देन एंगल क्यू पी एस। आपको एंगल क्यू पी एस निकालना है, ये वाला एंगल है, और हमें गिवन क्या है पहले वो देख लेते हैं। आपको एक तो ये साइड्स गिवन है, इट मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर ये 40 डिग्री एक साइड दिया है तो ये भी आपका 40 डिग्री बन जाएगा। एक आपको ये मीडियन दिया है, और मीडियन जो है आपके पास में इस साइड्स को डिवाइड करेगा। तो लो जी, इक्वली ये भी डिवाइड हो गई, और यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हो तो एस ए एस, इधर भी एस ए एस, मतलब दो साइड्स और एक एंगल की बात हो रही है। ऐसे इस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। इट मीन्स ये वाले एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मैं फुल ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दूँ और ये वाला एंगल निकाल लूँ, तो यहाँ से मैं जस्ट क्या करूँगी, उसका हाफ करूँगी, और मेरे पास में छोटू वाला एंगल जो क्यू पी एस है वो निकल के आ जाएगा। तो लीजिए 40 + 40 प्लस एंगल बड़े वाला निकाल रही हूँ अभी मैं, क्यू पी आर वाला, तो उसको मैं पी लिख लेती हूँ फुल में, और इक्वल टू लेना है मुझे 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है। और यहाँ से एंगल पी मेरा आ जाएगा 180 - 80 डिग्री, एंड एंगल पी इज़ इक्वल टू 100 डिग्री। और क्योंकि मुझे पी का आधा एंगल चाहिए तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 100 का हाफ कर दूँगी, तो क्यू पी एस मेरे पास में निकल के आ जाएगा हाफ ऑफ 100 डिग्री, दैट इज़ 50 डिग्री। तो लीजिए आंसर आपका आ गया है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 आपके पास में एक ट्राइंगल है, इफ़ क्यू आपको 90 डिग्री दिया है देन कौन सी लाइन सबसे बड़ी होगी। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले 90 डिग्री का केस है, तो राइट ट्राइंगल बना लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं क्यू। अब पी और आर दो हैं तो आप यहाँ और यहाँ ले सकते हैं, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो एंगल यहाँ बड़ा है, 90 बड़ा है ना एंगल, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारी लॉन्गेस्ट साइड रहती है। तो यहाँ से आपको पता लग गया पी आर इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए बी इज़ इक्वल टू ए सी एंड एंगल बी इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। तो देखो ज़रा यहाँ पे एंगल बी भी दिया है हमें और एंगल ए निकालना है।
तो आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल तो पता है। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो यहाँ पर 50 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो 50-50 हो गया। और एंगल सम प्रॉपर्टी से आप एंगल ए निकाल सकते हो। तो 50 + 50 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यू विल गेट ए, और 50-50 ऐड होकर 100 होगा। दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपके पास में आंसर कितना आ गया है, 80 डिग्री। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू एफ डी, तो हाईलाइट करते हैं इसको, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। 2 ट्राइंगल्स हैं तो 2 ट्राइंगल्स बना लेते हैं, ए बी सी, और डी ई एफ नाम है तो वो भी बना लेते हैं, डी ई एफ। अब आपको दिया है ए बी इक्वल टू एफ डी के, तो ए बी इक्वल टू एफ डी। साथ में दिया है एंगल ए और एंगल डी। बेटा आपके पास में एस एस एक्सियोम के साथ में ये कॉन्ग्रुएंट हो, तो एस ए एस का मीनिंग है आसपास साइड होना और बीच में एंगल होना। तो अगर यहाँ देखूँ ये साइड है, ये एंगल है, तो इधर वाली साइड बनती है, तो डी ई लिखा जा सकता है इसको। इसका मतलब जो आंसर में आएगा एक तो डी ई होनी चाहिए। सेकंड आपके पास में यहाँ साइड है, इस साइड में एंगल ए है और यहाँ एक साइड होनी चाहिए, इट मीन्स ए सी होना चाहिए। तो लो आपके पास में ए सी इक्वल टू डी ई आ गया, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9th, जिसमें आपको क्या गिवन है, फॉर 2 ट्राइंगल्स इफ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ 1 ट्राइंगल आर इक्वल टू 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द कॉन्ग्रुएंसी रूल इज। 2 ट्राइंगल्स हैं, 2 एंगल्स हैं, साथ में इंक्लूडेड साइड है। देखो 2 एंगल्स हैं और एक साइड है। उसके बाद में उसने बोला 2 एंगल्स दूसरे और इंक्लूड करता है साइड। तो ये ध्यान रखना, वर्ड क्या कर रहा है, इंक्लूडेड साइड, इट मीन्स एस इसके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से आपको दिख रही है इसकी प्रॉपर्टी, तो नाम आ जाएगा ए एस ए। ये ध्यान रखना, जब भी ऐसे कुछ एक्सियोम्स आते हैं तो उनकी जो पूरी दी होती है आपको लाइंस, तो उसमें आपने फाइंड आउट करने हैं जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे 2 एंगल्स, इंक्लूडेड साइड। इसका मतलब ये है कि एंगल्स के बीच में इंक्लूड कर रही है साइड, ठीक है। तो इसलिए ए एस से क्राइटेरिया बन गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी ई। ए बी आपको 5 दिया है, एंगल बी 40 दिया है, एंगल ए 80 दिया है, कौन सा इनमें से ट्रू मांग रहा है। कई बार हम बी ओ टी यूज़ करेंगे। बी ओ टी का मतलब है बाय ऑप्शन ट्रिक, कि हमें कहीं ऐसा पता लग जाए कि कौन से ऑप्शन गलत हैं, तो वहाँ से हमारा आंसर निकालना ईजी हो जाएगा। जैसे देखिए, आपको ट्राइंगल का नाम दिया है ए बी सी और इधर दिया हुआ है एफ डी ई। वहाँ से अगर मैं साइड निकालूँ तो ए बी आनी चाहिए एफ डी के इक्वल। इसका मतलब मेरे पास में एक तो काम ये है कि ए बी या तो एफ डी लिखी होनी चाहिए या डी एफ लिखी होनी चाहिए। तो देखो ज़रा यहाँ पे डी एफ वाले 2 ऑप्शन हैं और नीचे वाले डी ई वाले, मतलब ये दोनों हो गए गलत। तो ये कौन बनेगा, करोड़पति वाला काम हो गया कि 50-50 हो गया। अब बचे हैं 2 ऑप्शन। अब इनमें एफ आना चाहिए या ई आना चाहिए, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, ए आपको फर्स्ट लेटर और यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है एफ है ना। इसका मतलब जो एंगल ए है वो एफ के इक्वल होना चाहिए, और एंगल ए तो 80 दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो एंगल एफ भी 80 हुआ। इसका मतलब ये वाला तो गलत हो गया काम, तो एंगल एफ वाला, मतलब ये ऑप्शन भी गया। तो बचा कौन फिर, बी वाला। तो मतलब आपका आंसर क्या है, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस। बेटा ये नॉट वालों को मैं स्पेशली हाईलाइट करती हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नॉट लिखा है या इंक्लूडेड लिखा है या क्या लिखा है, क्योंकि ये नॉट वाले आपको बहुत गलत करवाएंगे काम। अब यहाँ से हमें पता है क्राइटेरिया एस एस होता है, ए एस ए भी होता है, एस 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 भी होता है, तो कौन सा नहीं होता, एस एस ए। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो कल मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी। कीप इन टच विद मी। थैंक यू। एंड मेरे चैनल को कर सकते हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच।